कहिए कैसे हैं आप। लव मैरिज को लेके ना ज़्यादातर लोगों की यही सोच होती है कि इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। पर मैरिज चाहे अरेंज हो चाहे लव मैरिज, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई डिफ़िकल्टी तो आती ही आती है। आज मैं बात कर रही हूँ कि लव मैरिज में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज हम फेस कर सकते हैं, और इस बारे में मैं आपको बता रही हूँ 9 बातें। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है? पेरेंट्स को कन्विंस करना। भाई लड़का लड़की तैयार हैं, पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें? और ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि लड़की की है, लड़के की भी है, मतलब दोनों की इक्वली प्रॉब्लम है अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना। जैसे लड़का है, उसको ये पता है कि बचपन से ही उसके पेरेंट्स ने उसके लिए बहुत सपने देखे हैं, भी धूमधाम से शादी करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसी बहू लाएंगे, ये करेंगे, मतलब बहुत सारे वो देखता सुनता आया है। वहीं पर जो लड़की है उसकी फैमिली में बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब लड़के के बारे में तो अब कोई बात ही नहीं हो सकती। वहाँ ऐसी सिचुएशन में ये बताना कि मैं किसी को लाइक करती हूँ, मैं किसी से शादी करना चाहती हूँ, तो कन्विंस करना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ तो बात करने में ही प्रॉब्लम है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ऐसी सिचुएशन में जब बात की जाती है तो पेरेंट्स का सीधा सीधा एक ही जवाब होता है कि एक को चुन लो। सीधा सीधा, भाई या तो पार्टनर को चुनो या पेरेंट्स को चुन लो, तुम्हारी मर्जी है। तो हुई ना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी डिफिकल्टी, भाई उनको कैसे मनाएं। अब आती है दूसरी बात, स्ट्रेस रहता है इस बात का कि हमने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाके शादी की है ना, परिवार से ऊपर होकर शादी की है ना, क्या सब ठीक रहेगा, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कोई इशू तो नहीं क्रिएट हो जाएगा, इस तरह की टेंशन रहती है। फिर ये भी रहती है कि अगर शादी सफल नहीं हुई, कोई बात हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो किससे शिकायत करेंगे, किसको कहेंगे? भाई उस समय तो हमने बड़ी बड़ी बातें करके, हमने मतलब अपोज करके शादी की, मतलब उस समय तो हमने उनकी एक भी नहीं सुनी। अब हम किस मुंह से शिकायत करेंगे? क्या कहेंगे कि हमें ये प्रॉब्लम लग रही है, क्या कहेंगे हमें ये दिक्कत आ रही है? तो इस चीज का स्ट्रेस रहता है। अब आती है तीसरी बात, रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है कि पता नहीं पार्टनर कैसा निकल आएगा। देखिए, जैसे अरेंज मैरिज करते हैं तो 10 चीज़ें पता कर कर कि भाई फैमिली कैसी है, बैकग्राउंड कैसी है, उठना बैठना कैसा है, मतलब हर एक चीज़ का पता करते हैं, फिर कुंडली भी मिलाते हैं। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ भावनाओं में बहकर, बस इमोशनल होकर कि हाँ बस मेरे को ये पसंद है, या जो भी रीज़न रहा कि एकदम से हमने स्टेप लिया। सिर्फ लड़के को जानते हैं, जो लड़का लड़की हैं सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं, मतलब फैमिली बैकग्राउंड या सारा अच्छी तरह तो नहीं जानते। तो ये भी रिस्क रहता है कि पता नहीं कैसा निकलेगा। बहुत बातें हैं, क्या इसने सारी बातें बताई हैं, कोई छिपाई तो नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, स्टेटस कैसा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स, इस तरह का रिस्क इन्वॉल्व रहता है। अब आती है चौथी बात, कुछ केसेस में देखा जाता है कि शादी के लिए तैयार ही नहीं है, मतलब जिम्मेदारी नहीं उठाने को तैयार, मतलब अभी पढ़ रहे हैं, या फिर फैमिली के साथ ही अभी अटैच्ड है, मतलब उन्हीं के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। तो ऐसे में अगर शादी करेंगे तो कैसे होगा? अभी हाल ही में एक कमेंट आया हुआ था मेरे पास, उसमें एक लड़की ने लिखा हुआ था, अभी मैं शादी करना चाह रही हूँ एक लड़के से, सब चीज़ें हैं, उसमें सारे प्लस पॉइंट हैं, एक बस खामी है कि ना वो जॉब नहीं करता। तो पेरेंट्स इसलिए मना कर रहे हैं। अब पेरेंट्स जो मना कर रहे हैं उनका नजरिया गलत तो नहीं है, भाई कल को वो क्या करेंगे? देखिए, जो प्यार है वो खुशी तो दे सकता है, पर जो बिल है वो तो पैसे से ही चुकाए जाएंगे ना, वो प्यार से तो नहीं चुकाए जाएंगे ना। मतलब ठीक है लव मैरिज की है, पर थोड़ी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, जिम्मेदार नहीं है, फिर आप डिपेंडेंट हैं। फिर जैसे मान लीजिए फैमिली के साथ ही रहता है, एक लड़के ने शादी कर ली, फैमिली के साथ ही रहता है, तो फैमिली जो है ना, वो जो पेरेंट्स हैं उसके या जो और मेंबर्स हैं, फिर वो लड़के को और उसकी वाइफ को ना बड़ी अलग सी निगाह से देखते हैं कि देखो शादी करके आ गए, कमाता है नहीं लड़का, बोलते हैं ना कमाता धमाता तो है नहीं लड़का, और शादी करके बैठ गए। तो मतलब लड़की को भी एक इनसिक्योरिटी सी रहती है कि देखो कि सब डोमिनेट करते हैं, मेरे हस्बैंड के ऊपर सब डोमिनेट करते हैं, तो क्यों नहीं पहले ही प्रिपेयर हो जाते। जरूरी है, जरूरी है। अब आता है फिफ्थ पॉइंट, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। देखिए, शादी से पहले तो लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, डेट करते हैं, बहुत सारी मुलाकातें होती हैं, तो उनका जो रिश्ता है ना आपस में बहुत इनफॉर्मल सा हो जाता है, मतलब कैसे भी करके हंसी मजाक कर लिया, कैसे भी करके बात कर ली, नाम लेके बुला लिया, मतलब बहुत इनफॉर्मल सा होता है। वहीं जब शादी हो गई तो जैसे फैमिली में रहने लग गया,
एक कपल फैमिली के साथ ही रहने लग गया तो वहां पे थोड़ा सा बंधन हो जाता है, मतलब उतने ज्यादा फ्री जैसे पहले बात किया करते थे वैसे नहीं करते। एक तो ये, फिर दूसरा कि अगर ये शादी इंटरकास्ट है फिर तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि रहन सहन, खान पान, फिर वहां का जो कल्चर है वो बिल्कुल ही अलग है, लड़की का अलग है। जैसे मान लीजिए एक पंजाबी लड़का है और एक साउथ इंडियन लड़की है, वो मतलब प्योर ब्राह्मण लड़की है, और जो लड़का है इनकी फैमिली में हर रोज नॉनवेज, ये लड़के को भी बहुत शौकीन है। देखिए उस समय तो ये चीजें पता नहीं लगती, उस समय तो बड़ी अच्छी लगती हैं। ये जैसे नॉनवेज वाली बात ही ले लीजिए कि जैसे लड़की देख रही है नॉनवेज खा रहा है तो उस समय वो महसूस नहीं होता, पर जब वो चीज रोज होने लगेगी, भाई यहाँ पे तो सुबह शाम रात तीनों टाइम नॉनवेज बन रहा है, खूब बन रहा है, तो ये चीजें ना फिर अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसको पसंद ही नहीं है, उसको देखना पसंद नहीं है, तो घर में बनाना और भी ज्यादा मुश्किल। फिर जैसे फेस्टिवल ही आया कि कौन सा फेस्टिवल मनाना है, किस तरह से मनाना है, फिर जैसे बच्चे हो गए तो बच्चों को कौन सी लैंग्वेज सिखानी है, भाई साउथ इंडियन सिखानी है या पंजाबी सिखानी है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। ये जो है ना, ये जब हम बात कर रहे हैं कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। अब आता है 6 पॉइंट कि प्यार का एहसास कम होने लगता है। भाई जहाँ पर घंटों घंटों साथ बैठे रहते थे, या जब मिलना नहीं हुआ तो घंटों घंटों फोन पे लगे रहते थे, बातें करते रहते थे, करते ही रहते थे, एक साथ जीने मरने की कस्में खाते थे, मतलब ये कहते थे कि भाई मैं परछाई की तरह साथ रहूंगा या मैं परछाई की तरह साथ रहूंगी, मतलब इस तरह से 24 घंटे। जैसे लड़की को मान लीजिए छींक भी आ गई तो दिन में 10 बार या 20 बार सिर्फ ये पूछना कि तबीयत कैसी है। और अब तो चेंज ही हो गए, अब 102 बुखार हो गया तब भी नहीं हाल चाल पूछ रहे, मतलब पहले इतनी केयर करते थे अब इतने चेंज हो गए। फिर एक चीज ये भी होती है कि ना, जैसे पहले ही खुल गए, शादी से पहले ही इतनी मुलाकातें हो गई, इतनी बातें हो गई, तो शादी के बाद कोई नयापन नहीं लगता, जैसे आम तौर पर अरेंज मैरिज में लगता है। भी शादी के बाद एक नई लाइफ शुरू होती है, यहाँ पे तो सब कुछ पहले ही पता है, सब कुछ पहले ही खुला हुआ था, मतलब पहले ही ओपन था ना सब कुछ, कुछ नया है ही नहीं, तो शादी के बाद एक बोर लाइफ से शुरू हो जाती है, मतलब ऊब जाते हैं कि अब क्या करें, फिर कुछ और तलाश करने का मन करता है, ये प्रॉब्लम आती है। मतलब ऐसा महसूस होता है कि इनको अब केयर ही नहीं रही, मतलब मेरे लिए फील ही नहीं करते, अब कहाँ इतना सोचते थे पहले, अब तो टाइम ही नहीं देते, बैठते ही नहीं है, उल्टा कुछ बोलो तो और चिढ़ जाते हैं। ये दोनों के साथ होता है, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लड़की ये महसूस कर रही है, लड़का भी ये महसूस करता है। अब आता है 7th पॉइंट, पछतावा होता है। फिर जैसे जैसे ग्रो करते हैं ना, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे चॉइस भी बदलती रहती है, जैसे जैसे ग्रो किया वैसे वैसे चॉइस भी बदलती है, तो एक टाइम पे आके ऐसा लगता है कि हमने थोड़ी सी ना जल्दी कर दी, ये पछतावा होता है, भाई इससे बेटर मुझे मिल सकता था या इससे बेटर मुझे मिल सकती थी, इस तरह का पछतावा। अच्छा, फिर ये भी होता है जैसे कि मान लीजिए शादी हो गई और पेरेंट्स से ऊपर होकर शादी की है, वो माने नहीं है, अलग रह रहे हैं, फिर एक दिन ये पता लगता है, मान लीजिए लड़की को ये पता लगता है कि उसकी मदर बीमार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, फिर उसको लगता है कि अरे मैं मिल नहीं सकती ना, मतलब लड़के आए हैं उन्होंने मना कर दिया, घर के दरवाजे बंद कर दिए, तो उसको ये लग रहा है कि मैंने ये क्यों किया, मतलब फिर उसको ना पछतावा होता है। भाई एक टाइम तक तो वो रह रहे हैं साथ, खुश खुश रह रहे हैं, पर एक टाइम उसको ये रियलाइज होता है कि मैंने ये ठीक नहीं किया, भाई ऐसे नहीं करना चाहिए था मुझे। या फिर क्या होता है कि कंपैरिजन हो जाता है कि भाई मैं अपने फैमिली के साथ ज़्यादा खुश थी, वहाँ पे ज़्यादा ऐशो आराम के साधन थे, वहाँ पे ये फैसिलिटी थी, वहाँ पे ये फैसिलिटी थी, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, इस तरह की फीलिंग आ जाती है। कंपैरिजन हो गया ना, भाई वहाँ पे ज़्यादा अच्छा था, यहाँ पे नहीं है। या फिर जैसे लड़की ने लड़के को बोल दिया कि भाई शादी के बाद मैंने जॉब करनी है, ठीक है, लड़का भी तैयार है, पर शादी के बाद पेरेंट्स ने मना कर दिया, अब क्योंकि साथ ही रह रहे हैं ना, उन्होंने मना कर दिया, फिर लड़की को पछतावा होता है कि काश ये बात मैं उनके पेरेंट्स से भी कर लेती, काश ये बात पहले पता होती कि भाई वो तैयार ही नहीं है तो मैं ये स्टेप उठाती नहीं शादी का। फिर पछतावा होता है, मतलब बहुत सारे, ये तो मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल्स बताए हैं, इस तरह के ना जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं। फिर पछतावा करते हैं और वाकई में करते हैं, ये मतलब ये मैंने क्यों किया, थोड़ा सा सोच लेती, थोड़ा सा समझ लेता, या ये इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी, इस तरह से फिर बैठ के पछताते हैं, सिर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं।
अब आता है 8 पॉइंट की जैसे इंटरकास्ट मैरिज है ना, तो कई बार कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है। कॉम्प्लेक्स कैसे है कि मेरी जो कास्ट है ना वो ज़्यादा सुपीरियर है, मेरी कास्ट ज़्यादा अच्छी है। देखिए पहले ये चीज़ें नज़र नहीं आती, पहले तो बस लड़का पसंद आ रहा है या लड़की पसंद आ रही है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। पर अब मेरी कास्ट ज़्यादा सुपीरियर है, वो लड़का कहता है कि मेरी ज़्यादा अच्छी है। फिर ये कि मेरा स्टेटस, हमारी फैमिली का, हमारे परिवार का तो स्टेटस ही अलग था, तुम्हारे परिवार का क्या स्टेटस है। इस तरह की ना ईगो क्लैश होने लगती है। ये जो ईगो क्लैश हो रही है ना, ये एक तरह से खतरे की घंटी है, एक तरह से अलार्म है कि अब कुछ नेगेटिव होने वाला है। अब आता है 9th पॉइंट। आज भी कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो कि लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करती। मतलब आज भी उनको लगता है कि तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, चाहे लड़के के परिवार हो चाहे लड़की का परिवार हो, तुमने तो नजरें नीची कर दी, शर्म से सिर झुका दिया, समाज के लोग क्या कहेंगे। समाज के लोगों के चक्कर में वो अपने लड़का और अपनी लड़की से भी दूर हो जाते हैं, मतलब उनसे भी कट ऑफ कर लेते हैं, अपने घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा बंद कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि समाज क्या कहेगा। उनकी खुशी नहीं देख रहे, बच्चों की खुशी नहीं देख रहे, समाज के डर से कि समाज क्या कहेगा, हमारी नाक कट गई, और हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं। या फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि मान तो जाते हैं, दिखावा करते हैं कि हाँ ठीक है कर लो, पर अंदर से कहीं ना कहीं वो बहुत उदास और बहुत दुखी होते हैं, और ये बातें उनके रवैये में झलकती हैं। देखिए अगर लड़का अलग रह रहा है, मतलब कहीं दूसरी जगह रह रहा है और अपने पैरों पे खड़ा है, काम कर रहा है, वहां पे अलग से रह रहा है, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। पर अगर लड़का पेरेंट्स के साथ ही रह रहा है, तो शादी के बाद तो वो वहीं पे रहेगा ना, आके पेरेंट्स के साथ ही रहेगा, तो वहां पर उसको बड़ी अजीब सी निगाहों का सामना करना पड़ता है। मतलब जैसे टॉन्टिंग वे होता है ना, जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, अच्छा बड़ी आई महारानी बन के, या अभी तक सो रही है, या फिर ये भी कहते हैं कि ज्यादा लंबी नहीं चलेगी तुम्हारी शादी, देख लेना। मतलब अलग अलग तरीके से टॉन्ट किया जाता है, या फिर इमोशनली ब्लैकमेल भी किया जाता है। देखिए वो कहते भी है ना, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया और डूब के जाना है। मतलब आसान नहीं है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि फिर लव मैरिज करनी नहीं चाहिए। देखिए प्लस और माइनस पॉइंट हर जगह होते हैं, जहां पर इसके माइनस पॉइंट है लव मैरिज के, इसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं। ज़रूरत ये है कि जो ये बात बताई है ना कि ये डिफ़िकल्टीज आती हैं, ये फेस करनी पड़ सकती हैं, ये जाननी इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमें ये पता होंगी कि कल को ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो पहले ही अगर इन प्रॉब्लम्स का हल निकाल लें, पहले ही इनको टैकल कर लें, फिर ये प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं ना, फिर तो प्रॉब्लम रहेगी नहीं ना, फिर तो अच्छी ज़िंदगी बीतेगी ना। तो ये बताने का ये मतलब था। देखिए ज़रूरी क्या है शादी में, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव, पूरी तरह से हम डेडिकेटेड हो, हम में पेशेंस भी हो। जरूरी ये है, जो कि आजकल तो दिखती नहीं है। आजकल बहुत जल्दबाजी रहती है, जितनी जल्दी लव मैरिज करने की रहती है ना, शादी करो, उतनी जल्दी बस अलग होने की रहती है, बस नहीं रहना साथ में। नहीं, उस समय भी फैसला सुना दिया कि इसके बिना नहीं रहना, उसके थोड़े दिनों के बाद भी फैसला सुना दिया इसके साथ नहीं रहना। तो ये क्या मतलब हुआ? आप पेशेंस रखिए, संयम रखिए, और पूरी तरह से एक बार शादी हो गई तो पूरी तरह से मतलब समर्पित हो जाइए। ये होता है प्यार, सही मायनों में प्यार। वैसे आप बताइए आप क्या सोचते हैं, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक।